सिमिलर केस, अच्छा ऊपर लिखा है, similar case happened at school weeks ago. The parents were concerned about another immune deficient child at home. What to do with him? Injection specific immunoglobulin to the immunodeficient child. देखिए, एक बच्चा है, उसको उसकी डेथ हो गई है, लेकिन अ, उसका भाई या बहन वो भी इम्यून डिफिशिएंट हो सकती है। अगर वो भी इम्यून डिफिशिएंट हो, उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन देंगे। ठीक है। Pregnant lady on chemo, what vaccine not to give the child after delivery? ठीक है, एक फीमेल है, उसको कीमो पे है, कीमोथेरेपी पे है। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग्स पे है, बायोलॉजिक साइटोकाइन इनहिबिटर जो होती है। तो कल हमने पढ़ा था कि अगर एक पेशेंट ऐसे ड्रग ले रहे हैं तो उसके लिए वैक्सीन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि 6 मंथ तक हम वेट करेंगे। ये पढ़ के दोबारा रीड कर ले, ताकि नीचे जितने भी क्वेश्चन है उनकी समझ आ जाए। अगर एक पेशेंट है, वो लो डोज सिस्टमिक स्टेरॉइड पे है और लेस देन 14 डेज उसने यूज किए, तो हम वैक्सीन दे सकते हैं। अगर मोर देन 14 डेज स्टेरॉइड्स पे है तो वैक्सीन नहीं दे सकते फॉर 1 मंथ। ठीक है। अगर इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स पे है, यानी कौन सी ड्रग जो जितोप्रीम वगैरह जो इम्यून को सप्रेस कर रहा है, तो उस केस में हम वैक्सीन को डिले करते हैं 3 मंथ्स के लिए। ठीक है। अगर एक पेशेंट है बायोलॉजिक साइटोकाइन इनहिबिटर पे है, कल मैंने बताया था जो इन्फ्लेक्सिमाब वगैरह, ये सारे बायोलॉजिक साइटोकाइन इनहिबिटर्स है, ऐसी ड्रग दे रहे हैं, तो उस उनमें से उन पेशेंट में डिले करेंगे वैक्सीन को, स्पेशली दाई वैक्सीन को फॉर 6 मंथ। ठीक है। अगर एक पेशेंट में IVIG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ले रहा है, तो उनमें भी हम 8 मंथ्स तक डिले करेंगे। ये नीचे जो लिखा है ये मैंने कंफर्म तो नहीं किया, चलो, लेकिन कंफर्म करने के बाद फिर बताऊंगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हम अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे उनमें डिले करेंगे, लेकिन नीचे दूसरे क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि कोई डिले नहीं करेंगे। ठीक है। तो नीचे क्वेश्चन उसी का है। एक पेशेंट है, एक मदर है, वो बायोलॉजिक सेटोकाइन इनहिबिटर पे है, कीमोथेरेपी पे है। अब उसके बच्चे को वैक्सीन कब स्टार्ट करेंगे? आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, स्टार्ट वैक्सीनेशन एट द एज ऑफ 6 मंथ। वैक्सीन ऑफ 4 मंथ कल मैंने बताया था वो टेबल। टू बी डॉक्टर हेप, यानी 2 मंथ्स पे कौन सी वैक्सीन लगाने हैं? डॉक्टर हेप यानी डी रोटा वायरस और वो सारी चीजें। ठीक है, जो नीचे दी हुई ये देखो। अच्छा, ये सॉरी है, इन्होंने जो वैक्सीन लगाए ये गलत लिखे है। ठीक है, ये 12 मंथ्स की वैक्सीन इन्होंने लिखी है। वैक्सीन 4 मंथ पे कौन से थे, कल हमने पढ़े थे। तो फॉर बीइंग डॉक्टर है, 4 और 2 मंथ पे सेम वैक्सीन हैं, लेकिन आपने निमोनिक इस तरह याद रखना है कि 2 मंथ्स पे कौन सी देनी है, टू बी डॉक्टर है। 4 मंथ्स पे कौन से देने हैं, फॉर बीइंग डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर है से डी टेप, इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी और PCV। ठीक है। ये देखें हम, ये जो मिड में दिया है ये सही है। ठीक है। और ऊपर जो दिए वो 12 मंथ्स पे हैं। 12 मंथ्स के लिए कल हमने एक निमोनिक पढ़ा था, पोम, ये निमोन आई 1 ईयर। ठीक है, तो एक निमोनिक था। 18 मंथ पे जस्ट हेपेटाइटिस A देंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इम्यून डिफिशियंसी, व्हाट वैक्सीन काउंटर इंडिकेशन। ये क्वेश्चन तो हमने 1000 बार पढ़ा कि वैक्सीन हम नहीं दे सकते, यानी लाइव वैक्सीन हम नहीं दे सकते। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 year old sickle cell anemia took 1 dose of hepatitis A vaccine and came for second dose, but she had history of blood transfusion। देखिए, ऊपर एक जगह पे लिखा था ना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम डिले करेंगे, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही हो तो उस कंडीशन में हम
वैक्सीन दे सकते हैं। तो गिव द सेकेंड डोज, यानी यहाँ पे हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगाई है और सिकल सेल डिजीज का पेशेंट है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे है, तो दूसरा डोज कब लगाएंगे, उसी वक्त लगा सकते हैं जो जब भी जरूरत हो, डेफर नहीं करेंगे। 6 मंथ विद डायरिया, डायरिया में भी वैक्सीन दे सकते हैं, नो नीड टू डेफर। Child presented with visible lesion all over the body. Parents are concerned about another child who is immunocompromised and contacted with his sick brother. एक बच्चा है, उसको विजिबुलर लेजन हुई है और उसके भाई को भी, जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, वो भी उसके साथ कांटेक्ट में आया है। तो ऐसे बच्चे को हम इम्यूनोग्लोबुलिन IVIG लगाएंगे, ठीक है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, जो कि एक ऐसे बच्ची या ऐसे पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आया हो जो कि वो उसको डिजीज हुई हो, तो उस पेशेंट में हम IVIG लगाएंगे, ठीक है। 1 ईयर वैक्सीनेशन, कल मैंने बताया था पोम, पोम से मुराद पी, PCV, O से OPV, M से MMR, ठीक है। वैक्सीन टू गिव इट 2 months ओल्ड बेबी टू बी डॉक्टर हेप, 4 months में और 2 months में ये वैक्सीन देंगे, ठीक है। टू बी डॉक्टर हेप, डी टेप, डी से डी टेप, ठीक है। और आर से रोटा, इन्होंने नहीं लगाए, और हेपेटाइटिस बी, टाइप बी, ये सारी चीजें। अच्छा, मदर Crohn's intake biologic drug in azathioprine, what regard baby vaccination, 6 months तक हम डिले करेंगे, ठीक है। इम्यून डिफिशिएंट बेबी, व्हाट वैक्सीन शुड यू अवॉइड, वेरिसेला जोस्टर, जो कि लाइव वैक्सीन है, इम्यून डिफिशिएंट बेबी में नहीं देंगे। बॉय विथ थ्रोट थ्रश फीवर एंड वीक, व्हिच वैक्सीन विल यू नॉट गिव, वेरिसेला। कोई बता सकते हैं कि इस केस में हम वेरिसेला वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे? हमने तो ऐसी अभी कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा जिसमें कोई इन्फेक्शन हुई हो और या एंटीबायोटिक ले रहा हो, उस कंडीशन में हम वैक्सीन को डेफर करें। व्हाट वुड बी द कॉज यहाँ पे कि हम ऐसे बच्चे को वैक्सीन नहीं लगा रहे? देखिए, इस केस में लिखा है ना, बॉय विद थ्रोट थ्रश, ठीक है। थ्रश, ये जो कैंडिडल इन्फेक्शन होते हैं ना, मोस्ट कॉमनली ये उन पेशेंट में होते हैं जो इम्यून कम्प्रोमाइज होते हैं, ठीक है। इम्यून कम्प्रोमाइज ऑलरेडी हमने पढ़ा, अगर एक पेशेंट इम्यून कम्प्रोमाइज है तो उनमें हम लाइव वैक्सीन या वेरिसेला जोस्टर ये इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है। व्हाट वैक्सीन contraindicated in immune compromised patient, लाइव वैक्सीन। नीचे फिर उसी का क्वेश्चन है कि चाइल्ड इन वैक्सीनेशन, हिज ब्रदर इज इम्यून डेफिशिएंट इन डाइट, तो वेरिसेला वैक्सीन नहीं लगाएंगे। Child missed 12 month and 18 month vaccination, came with bulging eye and diplopia, what to do, ठीक है। ये केस कल भी हमने पढ़ा था, किस चीज का है, सेलुलाइट कार्बाइटल सेलुलाइटस का, ठीक है। और सेलुलाइटस का केस है, कॉज क्या है, स्ट्रेप ओरियस है। और दो चीजें इसमें याद रखिए कि प्रोटेक्शन ऑफ द आई होगी और विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। और सीटी स्कैन इसलिए करेंगे ताकि देख ले डीप टिश्यू को तो इन्वॉल्व नहीं किया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, CT2 इन्फेक्शन इन्फिल्ट्रेट। मदर ऑन बायोलॉजिकल ड्रग, डिले करेंगे 6 मंथ तक लाइव वैक्सीन। मदर इज नॉट वैक्सीनेटिंग हर चाइल्ड, व्हाट टू डू। अगर एक मदर है वो अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाना चाहती, जो कि हमारी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि ये करेगा वैक्सीन, वो करेगा, अक्सर पोलियो के लोग क्वेश्चन राइज करते हैं, तो हम एक्सप्लेन करेंगे, काउंसिल करेंगे मदर को, और एडवांटेजेस बताएंगे वैक्सीन की कि क्या प्रोवाइड इसकी हो सकती है, तो इसलिए हमने सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। Child, his brother died of immune deficiency. What vaccination to hold until confirmed immunity of the child? Very simple answer. Child known case of bronchial asthma. BA का मतलब है bronchial asthma. Did not take his vaccines. Parents refuse vaccine, causing it harming their child. हम क्या करेंगे? Counsel करेंगे parents को. Child with no vaccination, now he has pharyngitis plus cervical nephropathy. वो कौन सी दो डिजीज है जो नॉन वैक्सीनेटेड बच्चों को इफेक्ट कर सकते हैं? एनीबॉडी, जिन बच्चों को वैक्सीनेशन ना हुई हो तो उनमें हो सकती है।
मीजल्स और डिप्थीरिया। जी, डिप्थीरिया और कौन सी है? मीजल्स। दूसरी मीजल्स, यस। केस में जब भी आपको दे दे कि नॉन वैक्सीनेटेड, जब नॉन वैक्सीनेटेड आ जाए तो इन दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, डिप्थीरिया एंड मीजल्स। 2 year old with fever, cough, shortness of breath. Her mother confirmed that she had all vaccine. ठीक है। देखिए ये जो केस है ना, ये निमोनिया का केस है, और हमने पढ़ा था निमोनिया का मोस्ट कॉमन काज क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और कल किसी ने ग्रुप में एक एमसीक्यू शेयर की थी, उसमें काज थी क्लेब्सियला, क्योंकि अल्कोहलिक पेशेंट था। अल्कोहलिक पेशेंट में क्लेब्सियला इज द मोस्ट कॉमन काज। इस तरह अगर एचआईवी का पेशेंट हो तो उसमें नेमोसिस्टिक जेरोविसी इज द मोस्ट कॉमन काज। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन में। इसी तरह अगर एटिपिकल निमोनिया का केस हो तो उसमें माइकोप्लाज्मा इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया। ठीक है। A newborn baby just delivered, mother सॉरी पेशेंट आया था उसको देख रहा था। अच्छा, कहाँ तक पढ़ा मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूबॉर्न बेबी जस्ट डिलीवर्ड, मदर स्टेट्स दैट शी हैड अ बेबी दैट डाइड ऑफ इम्यून डिफिशियंसी। फिर वही क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कल भी कि न्यूबॉर्न को कौन सी वैक्सीन हम लगाते हैं? बी फॉर बर्थ, बी फॉर बीसीजी एंड हेपेटाइटिस बी। और फिर मैंने बताया कि अगर इम्यून डिफिशियंसी हो तो उसमें हम बीसीजी नहीं लगाएंगे, हेपेटाइटिस बी लगा सकते हैं। न्यूबॉर्न टू मदर ऑन एडेलिमुमाब रिगार्डिंग वैक्सीन। ये जो ड्रग है ये क्या है? बायोलॉजिक साइटोकाइन इनहिबिटर। माब जिसके एंड में आता है ना, माब,
ये कौन सी ड्रग होती है? बायोलॉजिक साइटोकाइन इनहिबिटर होती है। और ऐसी ड्रग्स अगर एक पेशेंट ले रहा है तो उन पेशेंट में हम वैक्सीन्स को, स्पेशली लाइव वैक्सीन्स को 6 मंथ तक डिले करेंगे। Child came for vaccination had tonsillitis and lethargy since 4 days, was started on antibiotics and is now better. What will you do? तो एंटीबायोटिक्स में कोई ऐसी डिफरेंस नहीं है, वैक्सीन की वैक्सीन ले सकते हैं। चाइल्ड हिज ब्रदर हु डाइड फ्रॉम सीवियर इन्फेक्शन केम फॉर वैक्सीन व्हिच विल डिफर। देखिए सीवियर इन्फेक्शन यानी कि इम्यून डिफिशियंसी हो सकती है, और उन पेशेंट में हम लाइव वैक्सीन या वेरिसेल वैक्सीन को डिफर करेंगे, नहीं लगाएंगे। बेबी वॉज बोर्न इन 35 वीक, पेरेंट्स आस्किंग अबाउट वैक्सीन। प्री टर्म बच्चों में हम वैक्सीन लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। 35 weeks is a preterm. Case of pediatric patient known to have seizure came with syndrome feature, hypotonia, large headache, large head, asking for vaccination. हम डीटेप नहीं देंगे। कल भी हमने एक चीज पढ़ी थी डीटेप के लिए कि हेपेटिक सॉरी एंसेफेलोपैथी हो तो उस कंडीशन में, और वो एंसेफेलोपैथी लास्ट 1 वीक और उस कंडीशन में हम डीटेप नहीं देंगे। या अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट यानी सीजर वगैरह आपके साथ हो तो उस कंडीशन में भी हम नहीं देंगे डिटेल। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हम नहीं देंगे। वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड विद प्रेगनेंसी, सीवियर इलनेस। लाइव वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, मेरे से इन्होंने लिखा है। 2 month infant gestational age, 8 birth was 27 weeks, 1.7 kg, and spent 2 weeks in nursery, presented now to the clinic for the first time, doing good in begin। ये फिर वही क्वेश्चन है कि प्री टर्म बच्चा है उसको हम कौन सी वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? सारे वैक्सीन लगा सकते हैं, गिव ऑल वैक्सीन सेम डोज। ठीक है। Child schedule for vaccines. Mother mentioned old baby was having septic shock and died after vaccine. Which vaccine will delay? तो वही बात आ गई कि वेसिला या लाइव वैक्सीन को हम डिले करेंगे। Most common minor side effect of routine DTP vaccination. DTP जो वैक्सीन है, DTP से क्या बनता है? डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस। जस्ट इंजेक्टेबल साइड पे आपको तीनों मिल सकती है। ठीक है, माइनर साइड इफेक्ट जो डीटीपी की है। फर्दर रिफ्यूज टू वैक्सीनेट हिज सन, फिर वही बात है कि हमने काउंसलिंग करनी है पेरेंट्स की कि बेनिफिट्स बताने हैं वैक्सीन की। Unvaccinated kid and his dad said he does not believe in vaccination, फिर वही बात आ गई, हम फादर को काउंसिल करेंगे, बेनिफिट्स बताएंगे वैक्सीन की, इंपॉर्टेंस बताएंगे। ठीक है। बेबी विद डायरिया के वैक्सीन, डायरिया में हम सारी वैक्सीन दे सकते हैं। Regarding the TB vaccine, mother present with her 6 months. She reported that after 4 months vaccine, her baby developed rash fever. What is the precaution? तो एक बच्चे को वैक्सीन लगाई और उस पर रेश फीवर आ गई, तो हमें जिस तरह नॉर्मली इंजेक्शन हम लगाते हैं और पेशेंट पे रिएक्शन कर जाता है तो हम डेक्सा वगैरह या एंटीहिस्टामिन वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक और एंटीहिस्टामिन लगा सकते हैं। रेस्पिरेटरी भी आते हैं। A week-old baby with strong cough and 2 episodes of him losing consciousness on examination. There is intercostal retraction and seizure saturation was 90। देखिए ये है RDS, respiratory distress syndrome, हमने पढ़ा था। क्या होती है उसमें? यूज ऑफ एक्सेसरी मसल, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग, सारी साइन सिम्टम्स हैं रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता रहे कि लूजिंग कॉन्शियसनेस। ठीक है, जब भी कॉन्शियसनेस लूज हो रही हो या अनकॉन्शियस हो पेशेंट, उसको हम वेंटिलेटर पे डालेंगे, वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? पेशेंट विद टिकेपनिया और टोपनिया, symptom and sign of right side heart failure investigation, liver in them are very abnormal। heart failure, देखिए ये जो हार्ट फेलियर है ना, ये राइट साइड हार्ट फेलियर नहीं है, ये लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है। देखिए राइट साइड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में आप कैसा फर्क करेंगे? राइट साइड ब्लड कहाँ से रिसीव करती है? राइट एट्रियम ब्लड रिसीव करती है, पेरिफेरल बॉडी से ब्लड रिसीव करती है। ठीक है, यानी एब्डोमेन से
अपर लिम्ब से लोअर लिम्ब से, अगर राइट साइड फेल हो जाए, ठीक है, तो ब्लड विल एक्युमुलेट इन अदर ऑर्गन्स लाइक इन स्प्लीन, इन लिवर। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगी, एडिमा, लिवर, स्प्लीन इनलार्जमेंट होगी, एसाइटिस होगी, ठीक है, और जीवीडी रेज होगा, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन होगी आपके पास, ठीक है। लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है, लेफ्ट हार्ट यानी लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ से रिसीव करती है, लंग से, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ठीक है। अगर अगर लेफ्ट हार्ट फेल हो जाए तो ब्लड एकमुलेट होगा, पीछे जाएगा, कहाँ से रिसीव कर रहा था, लंग से। जब लंग्स में ब्लड एकमुलेट होगा तो आपके पास कौन सी सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स आएंगे, टिकिपनिया और टोपनिया, लंग्स के साइन सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो ये केस है हार्ट फेलियर का, बस ये याद रखें कि कौन सा राइट और कौन सा लेफ्ट हार्ट फेलियर कौन सी फीचर है। Newborn after C-section have respiratory symptom. Chest X-ray shows fluid in the horizontal fissure. What's the diagnosis? तो ये कंडीशन हमने पढ़े थे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड टीटीएन, टिकेपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न, ये दोनों एक साथ मतलब एक जैसे फीचर्स इनके होते हैं। जो आरडीएस की होती है, नेजल फ्लेयरिंग, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल, टिकेपनिया, ये सारी चीजें होती है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, फर्क ये है कि जो आरडीएस है, आरडीएस आपको लेट प्री टर्म में बच्चों में मिल सकती है, ठीक है, और जो टीटीएन है वो अर्ली प्री टर्म, यानी आरडीएस आपको 34 35 वीक्स या 33 36 इन वीक्स में अगर बच्चा पैदा हो तो उनमें मिल सकती है, जो कि टीटीएन लेस देन 28 या 27 वीक्स बच्चों में आपको मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि टीटीएन उन बच्चों में होती है जो थ्रू सी सेक्शन उनकी डिलीवरी हुई हो। सी सेक्शन के थ्रू अगर डिलीवरी हो जाए, इसका क्या मतलब, देखिए जो नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी होती है ना, तो थ्रू विजाइनल किनाल जब बच्चा बाहर आता है तो उसकी चिस्ट पे जोर लगता है। जब उसके चिस्ट पे जोर लगता है, उसके लंग से वो जो फ्लूइड होती है वो बाहर निकल आती है। लेकिन सी सेक्शन के थ्रू अगर एक बच्चा पैदा होता है, उसके ऊपर वो विजाइनल किनाल की जो स्ट्रेस होती है, जोर लगती है उसकी चेस्ट पर, वो नहीं लगती। तो इज द रिजल्ट उसकी चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर वो फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाती है, तो टीटीएन हो सकती है। ये दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, बाकी आपको केस में दोनों में क्या होंगी। और एक टीटीएन में ये बात भी याद रखिए, हॉरिजॉन्टल फिशर होंगे। हॉरिजॉन्टल फिशर का मतलब क्या, ये पिक्चर देखिए, चेस्ट एक्सरे आप करेंगे, ये व्हाइट एरो देखिए, ये व्हाइट एरो, ये रिब्स के ऊपर एक व्हाइट सा एक लाइन नजर आ रही है आपको, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल फिशर बोलते हैं। तो टीटीएन में आपके पास ये भी मिल सकती है। अच्छा, नीचे क्वेश्चन में फिर वो ये कि हॉरिजॉन्टल लाइन इन एक्सरे टीटीएन है। बेबी बोर्न 27 वीक्स, ठीक है, 27 वीक्स से पैदा हुआ और आरडीएस की साइन सिम्टम है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि टीटीएन का बच्चा सी सेक्शन पे और लेट प्रीटर्म, और रेस का बच्चा अर्ली प्रीटर्म यानी 27 28 वीक्स पे जब डिलीवरी होती है तो उनमें आरडीएस कॉमनली होती है। चलिए, क्या है, 30 मिनट एज बेबी प्री टर्म 27, फिर वही बात आ गई, आरडीएस है, फिर वही न्यूबॉर्न नेजल फ्लेयरिंग सबकोस्टल डिटेक्शन, आरडीएस है। नीचे क्या है, पेशेंट नोन केस ऑफ एसएमए स्पाइनल myotonic atrophy develops respiratory muscle fatigue and needs intubation, mother refuses, is one of the child died of the same condition, what will you do। देखिए यहाँ पे क्या है, मसल रिस्पायरेटरी मसल फटीग है, ठीक है, और इंट्यूबेशन की जरूरत है, तो मदर रिफ्यूज कर रही है कि इंट्यूबेट ना करे, तो हमने इंट्यूबेट करना है। और वो मैंने बताई थी वो सारी चीजें कि हमने कब बच्ची को रिsuscitate करना है और कब नहीं करना है। अगर एक बच्चा है वो लेस देन 20 वीक्स पे उसकी बर्थ हो रही है तो हम रिsuscitate नहीं करते। अगर 22 to 25 वीक्स पे बच्चा पैदा हुआ तो हम पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस के, अगर हम बच्चे को बचाते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स विल हम बच्ची को इंटीग्रेट करेंगे अगर वो चाहें।
अगर वो नहीं चाहते तो फिर हम क्या करेंगे, नहीं इंट्यूबेट करेंगे। आफ्टर आफ्टर 25 वीक्स हम बच्चे को मस्ट इंट्यूबेट करेंगे। अब अगर आपको पेरेंट्स परमिशन ना भी दें तो आपने बच्चे को इंट्यूबेट करना है एट द एज ऑफ मोर देन 25
सॉरी, पेशेंट्स आए थे, लेकिन मैंने टाइमिंग चेंज करनी है। इस टाइम पेशेंट्स आते हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाती है। अच्छा, कहाँ तक हमने पढ़ा? वो इंटीग्रेशन की तो हमने बात की। अच्छा, नीचे आ जाए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड में, सेकंड लास्ट है। इन अदर केस विद टर्म बेबी दैट शो हॉरिजॉन्टल प्रेशर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया टीटीएन में आपको हॉरिजॉन्टल प्रेशर मिल सकती है, ठीक है। बेबी विद एक्सरे शो टीटीएन प्लस सिम्टम ऑफ निमोनिया, तो ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? ओरल एमोक्सिसिलिन फॉर 7 डेज। बाकी ऑप्शन नहीं दिए तो ऐसे तो हम नहीं बोल सकते कि हमने oral देंगे। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन हम आईवीपी भी जा सकते हैं। टर्म बेबी विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी, सी सेक्शन डिलीवरी आ गई तो क्या हो सकती है? टीटीएन हो सकती है, ट्रांजिट टिकेपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न। ट्रांजिट टिकेपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न, देखिए नेम से भी पता चलेगा आपको कि इसमें क्या होगी? टिकेपनिक होगा, पेशेंट बच्चा टिकेपनिक होगा। 7-year-old child ingested 20 tablets aspirin. What you expect regarding acid-base imbalance? देखिए, ये जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कहाँ से होती है? ये किडनी से होती है। और ये जो ड्रग्स इसने लिए हैं, इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो कहाँ पे होती है? किडनी के थ्रू होती है। जब किडनी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस चल रही होती है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए लंग्स क्या करेगा? अल्कलोसिस कंडीशन करने की कोशिश करेगा। तो एज अ रिजल्ट वो हाइपर वेंटिलेट करेगा, ठीक है। लंग अपने आप को हाइपर वेंटिलेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा निकालेगा या निकालने की कोशिश करेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगी तो आपको क्या मिल सकती है? रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। समझ आ गई ना कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ओवरकम करने के लिए लंग्स ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करने में रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगी। चाइल्ड वाज इन पिकनिक, सडन ही डेवलप रिस्पायरेटरी सिम्टम। एक बच्चा है, पिकनिक पे गया दोस्तों के साथ, तो उसको एकदम से रिस्पायरेटरी सिम्टम स्टार्ट हो गई, कफिंग वगैरह, और लंग्स कोलैप्स हो गई। क्या हो सकती है? ड्यू टू फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। सडन केस हो और कहीं पार्टी पे चला गया हो तो फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो सकती है। 2-year-old child baby, what investigation would minimize disability in the first 6 hours? देखिए, ये जो सीपी चाइल्ड होते हैं ना, सेरेब्रल पाल्सी के, उनमें क्या होती है? उनमें हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी होती है। यानी हाइपोक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन कम जाती है, एज ए रिजल्ट इस्कीमिया हो जाती है और बच्चा परमानेंटली डिसेबल होता है, डिसेबल बन जाता है, ठीक है। तो हमने डिसेबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना होगा? रिस्पायरेटरी सपोर्ट देना है, यानी ऑक्सीजन देना होगा, ठीक है ना। A newborn present with meconium aspiration, he was stabilized by intubation and given IV inotropic fluid. After that, he developed respiratory distress. His pre-ductal oxygen saturation was 92 and post-ductal oxygen was 83. What is the next step in the management? देखिए, मेक्रोनियम एस्पिरेशन होती है ना, इसमें हम पहले देते हैं सरफेक्टेंट, ठीक है। सरफेक्टेंट, और सरफेक्टेंट क्या करती है? ये जो एस्पिरेटरी ये मेक्रोनियम उसकी ब्रेक डाउन करती है। ये देखिए, मैंने लिखा भी होगा, ये देखिए। सबसे पहले हम सरफेक्टेंट देखते हैं और देते हैं, और फिर उसके बाद अगर नहीं हो तो सरफेक्टेंट लवाज भी कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन पे हमारे साथ है वेंटिलेटरी सपोर्ट। अगर सीवियर हो, बहुत ही सीवियर हो, जैसा कि ये कंडीशन, ऑक्सीजन सिचुएशन ड्रॉप हो रही है 92 से 83 पे, तो हम ऐसी कंडीशन में फिर हम नाइट्रिक ऑक्साइड देंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? वेसोडाइलेशन, ठीक है। अच्छा, ये क्या देखा है हमने? की फीचर्स, ये मेकोनियम इंस्पिरेशन कब होती है? ये अक्सर पोस्ट टर्म बच्चों में होती है। पोस्ट टर्म में क्यों होती है? फॉर एग्जांपल, एक प्रेगनेंसी है नॉर्मली 38-39 वीक में, मतलब उसकी डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर 42 वीक्स तक चली जाए प्रेगनेंसी और वो टाइम एक्सीड कर ले, ठीक है, तो वो जो नॉर्मल टाइम होता है वो एक्सीड हो जाए तो बच्चा माँ के पेट के अंदर फर्स्ट स्टूल पास कर देता है। उसको
क्या होती है, जब वो माँ की पेट के अंदर स्टूल को पास कर देता है और वो उसी स्टूल को स्पायरेट कर दे, तो एज रिजल्ट मेकोनोमी एस्पिरेशन सिंड्रोम आपके पास मिल सकती है। ठीक है, एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, और एज रिजल्ट आपके पास रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकती है। ठीक है, और डायग्नोसिस हम किस तरह बनाएंगे, क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे, और म्यूकोनियम स्टेन इन्फेंट मिलेगा, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस मिलेगी, चेस्ट एक्सरे पे आपको पेची इन्फिल्ट्रेट मिलेगी, और प्लेटेंट डायफ्राम मिलेगा। ठीक है, मैनेजमेंट एयरवे सबसे पहले मैनेज करेंगे वेंटिलेटरी सपोर्ट ऑक्सीजन के साथ, इनहेल एंड एक्साइड देंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड से पहले हम ऑक्सीजन सॉरी सर्फिक्टिन थेरेपी देंगे, हमने इधर पढ़ा ना, ये देखिए सेकंड पे क्या है, पहले हम सर्फिक्टिन और उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, 3 मंथ बेबी विद रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस वेन टू गेट मेड फॉर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। ठीक है, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव का मैंने बताया था। ठीक है, कि अगर एक पेशेंट, ये बच्चा है और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की जरूरत है, तो हम कहाँ पे एडमिट करेंगे, पीकू में, पीड्स आईसीयू में। 2 मंथ बॉय विद ब्रोंकोलाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस की काज की थी, आरएसपी हमने पढ़ा था, पर एक इन्फेक्शन नीचे ब्रोंक्यूल तक चली जाती है, और अगर उसको ऑक्सीजन की जरूरत हो तो हम पीड्स आईसीयू में। 2 मंथ्स बेबी ब्रोंकोलाइटिस पे वही केस है, पीकू में एडमिट करेंगे। 18 month non case of cerebral palsy present with respiratory symptoms, then put under mechanical ventilation, MEV से मुराद mechanical ventilation, given ABG, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल, ऑक्सीजन लो। आस्क फॉर टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी फेलियर। देखिए हमारे साथ दो टाइप्स की रिस्पायरेटरी फेलियर है, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 1 को हम हाइपोक्सिक रिस्पायरेटरी फेलियर भी बोल सकते हैं, और टाइप 2 को हाइपरकेपनिक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिए, देखिए जो टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर होती है ना, इसमें अ, जो क्या होती है, अल्विलाई और ब्लड के दरमियान, ब्लड वेसल्स के दरमियान जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन होती है, तो वहां पे मसला आ जाती है। ठीक है, टाइप 1 में आपके पास जो मसला होती है वो कहाँ पे होती है, हाइपोक्सीमिक कंडीशन होती है। ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन लो होगी, ऑक्सीजन लो होगी, जब आपके पास लंग्स में अल्विलाई में ऑक्सीजन लो होगी, तो ब्लड में भी ऑक्सीजन कम जाएगी, तो वीक्यूम स्केच वीक्यूम स्कैन के थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कौन सी कंडीशन में हो सकता है, निमोनिया, एआरडीएस, क्योंकि इनमें इन कंडीशन में आपके पास अल्विलाई वगैरह इफेक्ट हो सकती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इन कंडीशन में आपको रिस्पायरेटरी टाइप 1 या टाइप 1 फेलियर मिल सकती है। और टाइप 2 में क्या होती है, टाइप 2 में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल आपके साथ ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उसमें हाइपोवेंटिलेशन होती है। यहाँ पे आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा निकल नहीं सकता लंग से। ठीक है, और कौन सी कंडीशन में, एक तो सेंट्रल काज हो सकती है, जिस तरह कोमा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, या कोई भी सेंट्रल काज हो, रिस्पायरेटरी सेंटर में कोई मसला हो, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी हुई हो, तो यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्स्ट्रक्शन हो, वो बाहर नहीं निकल पा रहा हो, तो उस कंडीशन में आपके पास टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर मिल सकती है। अब टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर को हम हाइपरकिप्निक बोलेंगे, और टाइप 1 को हाइपोक्सिक बोलेंगे। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैंने आपको बताया ना कि रिस्पायरेटरी टाइप 1 फेलियर में आपके पास ऑक्सीजन लो मिलेगी, और टाइप 2 में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हाई मिलेगी। यहाँ पे टाइप 1 में कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल या लो मिल सकती है, लेकिन हाई नहीं मिल सकती है। हाइपर किप्निक में कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास हाई मिल सकती है, इधर इन्होंने शायद लिखा हो, ये यहाँ पे थोड़ा इजी इन्होंने लिखा है, इस टेबल को देखिए। हाइपोक्सिक या हाइपोक्सिमिक रिस्पायरेटरी फेलियर में, यानी टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर में क्या होती है, फेलियर ऑफ लंग्स इन हार्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट ऑक्सीजन टू मीट मेटाबॉलिक नीड, यानी ऑक्सीजन जो कि ब्लड में नहीं जा सकती और डिमांड नहीं पूरी हो सकती टिश्यूज की, तो वो रिस्पायरेटरी फेलियर है। वो इस वजह से मैंने आपको बताया कि जब alveoli में कोई मसला, वहां पे ऑक्सीजन नहीं आ रही हो, ऑक्सीजन आपको लो मिलेगी, एज अ रिजल्ट
बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन लो मिलेगी। और रिस्पायरेटरी टू में क्या होती है, टाइप टू में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल सकता, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा मिलेगी। सीओपीडी एस्थमा इन कंडीशन में आपके पास रिस्पायरेटरी टाइप टू होगी। क्यों? क्योंकि वो आगे हम पढ़ेंगे कि आस्थमा और जो सीओपीडी है वो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है। रिस्ट्रिक्टिव यानी कि रिस्ट्रिक्ट हुई है, जो ईयर है अंदर, वो वहां पे रिस्ट्रिक्ट हुई, बाहर नहीं जा सकती। So next is child with cerebral palsy and mechanical ventilation breathing. What type of respiratory failure? Neurogenic hypercapnic. ठीक है, हमने डिस्कस किया ना ऊपर कि अगर मसला कहाँ पे हो, या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने में उसको दुश्वारी हो, सीओपीडी एस्थमा, या कोई और मस्कुलर डिजीज की वजह से, या ऊपर रेस्पिरेटरी सेंटर में कोई मसला हो, तो एज अ रिजल्ट जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा होगी बॉडी में, तो आपके पास हाइपरकेप्निक या टाइप टू रिस्पायरेटरी फेलियर मिल सकती है। सीपी बेबी यानी सेरेब्रल पाल्सी on mechanical ventilation, APG, all within normal level, normal carbon dioxide, normal oxygen, type of respiratory failure neurogenic, not hypoxia और hypercapnia। देखिए यहाँ पे आपके पास APG नॉर्मल है, और इस रिस्पायरेटरी फेलियर को हम न्यूरोजेनिक काज बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिस्पायरेटरी सेंटर कहाँ, मेडुला ओब्लंगेटा में हमारे साथ रिस्पायरेटरी सेंटर है, तो वहां से जो रिस्पायरेशन है वहां से कंट्रोल होती है। और अगर तेज करनी हो या स्लो करनी हो टिकिपनिया और ब्रेडिपनिया, तो उसका वो कंट्रोल कहाँ से होती है, मेडुला ओब्लंगेटा से, रिस्पायरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। ठीक है, उसको हम न्यूरोजेनिक बोल सकते हैं। 18-month-old with cerebral palsy had episodes of vomiting and unable to breathe. Then he was moved to ICU. He was on 100% oxygen. ABG showed normal pH in carbon dioxide but low oxygen. लो ऑक्सीजन फिर आ गया, तो ये क्या है, हाइपोक्सिक या टाइप वन रिस्पायरेटरी फेलियर। बस दो बात याद रखिए, अगर आपके पास लो ऑक्सीजन हो तो रिस्पायरेटरी या हाइपोक्सिक टाइप वन फेलियर। अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा हो तो रिस्पायरेटरी टाइप टू फेलियर। ठीक है, टाइप वन में क्या मिलेगी आपको, लो ऑक्सीजन, टाइप टू में हाई कार्बन डाइऑक्साइड। Young girl presented with palpitation and hypokipnia. Father mentioned issues with school and exam. What is the diagnosis? Hyperventilation syndrome. ठीक है, हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम में आपके पास हाइपोकिप्निया मिल सकती है। हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम में क्या होता है कि तेज तेज ब्रीथिंग लेना। ठीक है, तो उसमें आपके पास हाइपोकेपनिया मिल सकती है। चाइल्ड विथ निमोनिया हेमोलाइसिस प्लस पॉजिटिव एग्लूटिनेशन टेस्ट, व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म? देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया माइकोप्लाज्मा के बारे में कि एटिपिकल निमोनिया, एटिपिकल निमोनिया से मुराद कि जो नॉर्मल हमारे साथ निमोनिया का केस होगा वो किस तरह प्रेजेंट होगा, हाई ग्रेड फीवर के साथ, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और कफ, और प्रोडक्टिव कफ, और जो सारी नॉर्मल केस में आपको मिल सकती है। एटिपिकल में आपको लो ग्रेड फीवर के साथ एटिपिकल फीचर्स होगी। तो एटिपिकल निमोनिया का मोस्ट कॉमन काज क्या है माइकोप्लाज्मा। लेकिन माइकोप्लाज्मा कैन आल्सो डैमेज आरबीसी। ठीक है, या इसमें अगर आपको केस में ना एनीमिया दे, यानी आरबीसी रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड कोई साइन सिम्टम्स दे, और साथ लंग्स की साइन सिम्टम्स दे, तो यू शुड थिंक अबाउट माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ठीक है, ये इन्होंने लिखे भी है, टिपिकल निमोनिया, पेपुलर रेश, एरिथीमा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया में सब क्लिनिकल हेमोलिटिक एनीमिया, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। बस दो चीजें याद रखिए, एनीमिया या ब्लड रिलेटेड sign symptoms plus lung sign symptom is mycoplasma pneumonia. Child vaccinated up to date has high grade fever and cough. X-ray shows bilateral infiltration and
is and auscultation, bilateral crepitation, more in right lobe. What is the diagnosis? निमोनिया का मोस्ट कॉमन किया है, ऑलरेडी हमने पढ़ा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। देखिए अगर यहाँ पे एटिपिकल फीचर्स देते तो हम माइकोप्लाज्मा निमोनिया की तरफ जाते, अगर अल्कोहलिक देते तो क्लेप्सिला की तरफ चले जाते, अगर एचआईवी देते तो निमोसिस्टिक जिलवेसी की तरफ चले जाते। कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिए हैं तो मोस्ट कॉमन काज की है निमोनिया की स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। Boy came with respiratory infection, symptoms by auscultation, crickles, percussion, stony dullness, diarrhea under the crickles, sound, diagnosis is pleural effusion। ठीक है, एक हमारे साथ प्लूरल इफ्यूजन है और एक नोमोथोरेक्स है। और जो स्टोनी डलनेस है ये आपको किसमें मिल सकती है? प्लूरल इफ्यूजन में। अच्छा, नेक्स्ट ये न्यूनेट प्रेजेंटिंग आफ्टर 2 days of delivery with history of seizure and hypertonic extremities most likely। आगे केस में ये है हमने नहीं दिया। decrease mortality in first few hours after delivery of hypoxic ischemic encephalopathy baby, mild hypothermia। देखिए ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, माइल्ड हाइपोथर्मिया या ब्रेन कूलिंग। ठीक है, हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी यानी जो सीपी चाइल्ड्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथर्मिया यानी बॉडी टेम्परेचर को कम कर देते हैं थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि जब बॉडी की टेम्परेचर कम होगी, मेटाबॉलिज्म रेट कम होगी, एनर्जी कम यूज होगी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगी। एज ए रिजल्ट आपके पास हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी की चांसेस कम होगी। मोस्ट बेनिफिशियल एक्शन इन फर्स्ट 6 आवर फॉर द बेबी इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज, हम क्या करेंगे, टोटल बॉडी हाइपोथर्मिया या टोटल बॉडी कूलिंग। ये प्रीटर्म बेबी डायग्नोस्ड विद हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी, व्हाट्स द रिस्क फैक्टर? हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी रिस्क फैक्टर क्या है? एलबीडब्ल्यू। नॉर्मल वेट कितनी होती है बच्चों में? 2.5 kg, न्यू बॉर्न में 2.5 kg होती है। ठीक है, अगर इससे कम हो तो यानी जो 1.5 यहाँ पे ग्राम है, ये क्या है? एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट। और हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी की ये कॉम्प्लिकेशन है, ये रिस्क फैक्टर है। Child came with seizure and they gave CSF value are normal diagnosis। ठीक है, सीजर के साथ बच्चा आया और CSF एनालिसिस भी सब कुछ नॉर्मल है, डायग्नोसिस क्या बन सकती है? हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी। Mother had obstructed and difficult labor. She gave birth to a child who was not crying and cyanosis। देखिए जो सीपी चाइल्ड होते हैं ना, सीपी चाइल्ड, ये ड्यूरिंग डिलीवरी अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए और उस दौरान बच्चे को ज्यादा प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले, इज अ रिजल्ट ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी। जब ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी, इस्कीमिया होगी और इस्कीमिया की रिजल्ट पे आपको सीपी चाइल्ड मिलेगा। 6-year-old child known case of asthma came with asthma exacerbation, left show respiratory rate 7, hypercapnia based initial, क्या करेंगे? एंटीवेट करेंगे। ठीक है, asthma exacerbation और respiratory rate बहुत कम है और हाइपरकेपनिया है, तो हमने पेशेंट को एंटीवेट करना है। पेशेंट ऑन वेंटुलिन यानी सल्बेटामोल, नॉट इम्प्रूव व्हाट टू गेट। देखिए जो एस्थिमा का केस होती है ना, आपने पहले क्या करना है,
हमने सबसे पहले माइल्ड सिम्टम के साथ साबा देना है। साबा से मुराद शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यानी सल्बेटामोल वगैरह। अगर साबा से कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं और सिम्टम्स थोड़ी मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं तो हमने लो डोज आईसीएस देनी है। लो डोज आईसीएस का मतलब इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर उससे भी साइन सिम्टम्स कंट्रोल ना हो रहे हो तो फिर हम लाबा देंगे। लाबा लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ठीक है। अगर अ, लाबा से भी ना हो रही हो और सीवियर साइन सिम्टम्स हो फिर हम आईसीएस की यानी इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डोज बढ़ाएंगे या लेवोट्राइन इनहिबिटर देंगे अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो। ठीक है। लास्ट में आपके पास आता है ओरल स्टेरॉइड। देखिए सबसे पहले हमने साबा दिया, फिर लो डोज आईसीएस दिया, फिर लाबा दिया, फिर आईसीएस की डोज बढ़ा दी और लास्ट में क्या है, ओरल स्टेरॉइड। Infant diagnosed with VSD present with symptom and sign of heart failure, hepatomegaly, shortness of breath, cardiomegaly. What's the next step in the management? सबसे पहले तो ये इन्होंने लिखा है कि ऑक्सीजन, वो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन देते हैं। ऑक्सीजन तो डेफिनेटली देंगे और फिर उसके बाद डायरेटिक्स देंगे। हार्ट फेलियर में डायरेटिक्स ही देंगे। Mother brought her child for a checkup. He is asthmatic and inhaled Ventolin. She told the doctor he is having minimum 2 cough attack per week. And she came to the ER 2 times last month. Management inhaled corticosteroid. अगर साबा से कंट्रोल नहीं हो रहा यानी सल्बेटामोल से कंट्रोल नहीं हो रहा तो हमने क्या ऐड करनी है, इनहेल्ड corticosteroid जो आजकल आते हैं कोटाइल या कम्बिवाई वगैरह सारी चीजें इनहेल corticosteroid उसमें मिलाते हैं। Patient with recurrent dyspnea take due to inhaling dust or perfumes and examination is inspiratory. These are about initial management। से हम नेबुलाइज करेंगे। ठीक है। अच्छा, asthmatic patient on inhaled corticosteroid and short acting beta agonist which he used 3 times daily। What is next step in the management? Next step क्या है, लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। देखिए इन्होंने लिखे हैं, ये देखिए 1 की शॉर्ट एक्टिंग के ऊपर लिखा है 1 2 यानी इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दूसरी नंबर पे, 3 नंबर पे क्या है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, 4 नंबर पे एंटरल्यूकाइन इनहिबिटर या यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है इंक्रीज डोज ऑफ आईसीएस। लास्ट रिजल्ट हमारे साथ क्या है, ओरल ओरल स्टेरॉइड। Child with asthma and his mother also he had poor technique for inhaler use। The child had expiration despite the treatment। What is the cause? Poor technique। ठीक है। एक बच्चा है उसको अस्थमा है लेकिन उसकी मदर को समझ नहीं आ रही कि इनहेलर को किस तरह यूज करें और मसला कहाँ पे है, पुअर टेक्निक है। Child with bronchial asthma, her mother concerned about the prognosis of her child डिजीज। एस्थिमा जो कि बाद में रिजोल्व हो जाती है, इट्स मोस्टली विल गेट आउट इन चिल्ड्रन। ठीक है सर, बच्चों में ठीक हो जाती है। ये दिया है इन्होंने, देखिए ये साबा देंगे पहले, साबा के बाद लो डोज आईसीएस देंगे, फिर लाबा देंगे, लाबा के बाद आईसीएस की डोज को बढ़ाएंगे। ठीक है। या लेवोट्राइन इनहिबिटर देंगे, फेरिकास फेरिकास वगैरह अगर प्रेग्नेंट हो तो लास्ट में हम क्या देंगे, ओरल स्टेरॉइड जो कि बिल्कुल सीवियर कंडीशन में हम देते हैं। और दूसरी क्वेश्चन आती हैं उसके बारे में एस्थमा की डायग्नोसिस के बारे में कि हमने एस्थमा को कैसे डायग्नोस करना है। ठीक है। तो एस्थमा को डायग्नोस करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, स्पाइरोमेट्री या पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है। या पीक एक्सपायरेटरी फ्लो। ठीक है। उसमें क्या होती है कि हम पेशेंट को क्या देते हैं, सल्बेटामोल देते हैं। ठीक है। सॉरी सल्बेटामोल पहले नहीं देते, पहले डायरेक्टली करते हैं टेस्ट को और
उसके बाद एफ EV1 रेशो देखते हैं। एफ EV1 अगर मोर देन 12%, बुक में MTB में 12 लिखा है, CK में मेरे ख्याल से 15 लिखा है, ठीक है। तो कुछ जगहों पे 12% है और कुछ जगहों पे 15% है, ठीक है। अगर मोर देन 15% हो सल्बेटामोल के साथ, ठीक है, यानी एक पेशेंट है, उसको उसके ऊपर एस्थमा अटैक आया, ठीक है, हमने उसको या उसकी PFT करानी है, हमने उसको सल्बेटामोल दिया। सल्बेटामोल देने के बाद अगर उसकी कंडीशन बेहतर हुई है मोर देन 12% या 15%, तो इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ एस्थमा। अगर कम ना हुई, ठीक है, अगर कंडीशन मतलब 10% से ज्यादा बेहतर ना हुई, तो ये COPD की तरफ जा सकती है। लेकिन फिर इसको कंफर्म करने के लिए हम एक दूसरा टेस्ट करते हैं, मिथाकुलिन चैलेंज टेस्ट। ये जो मिथाकुलिन है ना, ये असल में हिस्टामिन होती है। मिथाकुलिन इज आर्टिफिशियल होमोसिटाइलकोलिन, जो क्या करती है, ये हिस्टामिन को प्रोवोक करती है, और हिस्टामिन क्या करती है, हिस्टामिन ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन पास करवाती है। तो एस्थमा में ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है ना, एस्थमा की फिजियोलॉजी तो सबको मेरे ख्याल से पता होगी कि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है एस्थमा में, ड्यू टू पोलन या डस्ट या परफ्यूम या किसी भी चीज की वजह से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। तो मेथाकुलिन चैलेंज टेस्ट में हम क्या करते हैं, मेथाकुलिन चैलेंज टेस्ट में हम ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आता है हमारे पास, वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसको कल परसों या कई दिन पहले उसको ऐसे अटैक्स आए थे जो एस्थमा की साइन सिम्टम्स शो कर रहे थे। तो हमने कंफर्म कैसे करना है, क्योंकि जो सल्बेटामोल है, सल्बेटामोल टेस्ट हम तब करेंगे जब उसी दौरान पेशेंट को अटैक्स हो रहे हो। तो जब हम उसको सल्बेटामोल देंगे तो उसकी कंडीशन बेहतर होगी, तो हमें पता चल जाएगी। अब अगर एक पेशेंट आता है वो बिल्कुल ठीक है, उस पर कोई अटैक नहीं है, तो अगर हम उसको सल्बेटामोल दें या ना दें, उसकी कंडीशन बेहतर होगी। ऐसी कंडीशन में हम फिर क्या करते हैं, मिथाकुलिन चैलेंज टेस्ट करते हैं। मिथाकुलिन क्या है कि सॉरी स्टाइलकुलिन है, आर्टिफिशियल स्टाइलकुलिन है, और प्रोवोक करता है हिस्टामिन को, जो कि हिस्टामिन क्या करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। अब अगर मिथाकुलिन चैलेंज टेस्ट से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ज्यादा हो गई, उसकी पेशेंट की कंडीशन वर्स हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये दिस पेशेंट है एस्थमा, ठीक है। और ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, बस ये याद रखिए कि हमने कब PFT सल्बेटामोल और कब टेस्ट करनी। A child who had flu-like symptoms, then he is typical picture of asthma exacerbation. What is the first line of management? Protagonist. Pregnant lady just delivered and she is known to have bronchial asthma. Which of the following यूटेरोटोनिक मेडिकेशन यू वुड अवॉइड? देखिए, एक फीमेल है और प्रेग्नेंट है और उसको यूटेरोटोनिक ड्रग की अब जरूरत है, मतलब देंगे, तो कौन सा ड्रग देंगे? मिसोप्रोस्टोल देंगे, ना कि कार्बोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट विल डिटेरिएट हर कंडीशन, क्योंकि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन पास करवाती है। प्रेग्नेंट लेडी हो, एस्थमेटिक हो, कार्बोप्रोस्ट नहीं देंगे। चाइल्ड हैज अस्थमा एंड फादर इज स्मोकिंग, व्हाट टू डू? फादर को हम काउंसिल करेंगे कि बच्चे के सामने स्मोकिंग ना करे, क्योंकि it can also cause bronchoconstriction. Child with asthma and mitral regurgitation presenting with symptom of pneumonia, give antibiotic. एक बच्चे को अस्थमा है और साथ निमोनिया हो गई है, तो एंटीबायोटिक देंगे साथ, और जो ब्रोंकोडायलेटर है वो भी साथ देंगे। Child has asthma symptom but when do spirometry was normal, what is the best? ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक बच्चा है, उसको अस्थमा सिम्टम्स है, लेकिन अभी वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल कंडीशन में हम फिर कौन सा टेस्ट करेंगे? मिथाकुलिन चैलेंज टेस्ट। चाइल्ड हैड माइल्ड डिस्निया, चलो, child had mild dyspnea when exposed to dust, diagnostic test of asthma spirometry। देखिए, अब यहाँ पे किया हो गया, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि एक्सपोज टू डस्ट, डस्ट को एक्सपोज हो गया और उसके ऊपर साइन सिम्टम्स आ गई, तो हमने स्पाइरोमेट्रिक करनी है। 12-year-old girl complaining of nausea and vomiting. If the flight was normal, then 1 hour, what is the best antiemetic for her?
मोशन सिकनेस में हम कौन सा ड्रग देंगे, स्कोपोलामिन, या यहाँ पे ऑप्शन में डायमिनहेड्रिनेट जो कि ग्रिविनेट के नाम से आती है, वो देंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, 5 year old boy with bronchial asthma took medication. His mother concerned about him not gaining weight. Less than fifth percentile weight and at 25th percentile height. Choice is one. अच्छा, एक बच्चा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही और उसके ना ब्रोंकियल आजमा भी है, ब्रोंकियल आजमा की साइन सिम्टम्स है उसमें। तो हमारे साथ एक कंडीशन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि प्राइमरी लंग्स को इन्वॉल्व करता है। इट्स अ जेनेटिकल ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, जिसमें CFTR जीन म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 6 पे। तीन चीजें एक ट्राइएड होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की, ट्राइएड को याद रखिए, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन या साइनोसाइटिस, और इनफर्टिलिटी इन मेल, और दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, इनसफिशिएंसी ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। असल में सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो क्लोराइड चैनल होते हैं ना, वो ब्लॉक हो जाते हैं। क्लोराइड नहीं होती, सोडियम क्लोराइड इस तरफ नहीं किया है, वो नहीं होती। वो जब ना हो तो मूवमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो सीलिया है लंग्स में या एयरवे में, जो सीलिया है उसकी मूवमेंट में क्लोराइड अहम रोल अदा करती है। अगर वो नहीं, ठीक है, तो वो जो मूवमेंट है वो नहीं होगी। जब मूवमेंट नहीं होगी, जो वेस्ट मटेरियल होगी लंग्स में वो बाहर की तरफ नहीं जाएगी, तो एज अ रिजल्ट आपको चेस्ट इन्फेक्शन मिल सकती है। इसी तरह मेल में इनफर्टिलिटी क्यों काज कर सकती है, क्योंकि जो मेल की एपिडाइमस में और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में भी सीलियाज होती है, वो स्पर्म को आगे की तरफ पुश करती है। अगर वो आगे की तरफ पुश नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी, तो पेशेंट किस तरह प्रेजेंट होगा आपके पास, इनफर्टिलिटी के साथ। इसी तरह पेनक्रियाटिक एंजाइम को अगर वो पेनक्रियास से बाहर नहीं निकालेगी तो आपको अनडाइजेशन में भी, ठीक है, डाइजेशन में प्रॉब्लम मिलेगी। और ये सोमन रिसेसिव है, और इसके लिए हम CFTR जीन करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हम स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं, और डायग्नोस्टिक का CFTR जीन है। और एक पेशेंट है वो वेट गेन नहीं कर पा रहा, तो उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है। फॉर ए चाइल्ड डायग्नोज्ड विद ब्रोंकियल अस्थमा, ही इज यूजिंग फेलर टू थ्राइव। फेलर टू थ्राइव आ गई ना, आ गया, और साथ आपको लंग की साइन सिम्टम्स भी दी हो, तो इसका मतलब क्या हो सकती है बच्चों में, सिस्टिक फाइब्रोसिस। नीचे फिर उसी का क्वेश्चन है, नीचे आ जाए, साइन सिम्टम ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड आस्क अबाउट व्हिच साइन यू सस्पेक्ट टू फाइंड। सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपको नेजल पॉलिप्स भी मिल सकते हैं। ये मेरी नजर पे वही क्वेश्चन है। Child presenting for checkup clinic when to be concerned about growth। एक बच्चा है, उसकी ग्रोथ के बारे में हमें कब कंसर्न करनी चाहिए, जब बॉडी वेट बढ़ नहीं रही, परसिस्ट हो रही हो एट 10 परसेंटाइल। ये जो परसेंटाइल है ना, अब नॉर्मल परसेंटाइल क्या है कि नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चे हैं, और 100 में से 90 बच्चे ऐसे हैं जिनकी वेट है 15 kg, और एक बच्चा है उसकी वेट है 5 kg। एट द सेम एज सेम बच्चे हमने उठाई, और 100 में से 99 की जो वेट है वो 15 kg, और सेम एज की सेम बच्चा उसकी वेट है 5 kg। यानी वो दूसरों बच्चों से उसकी वेट बहुत कम है, ठीक है, जो कि 95th परसेंटाइल पे है। जितना कम हो उसी के मुताबिक परसेंटाइल कम होती है। फॉर एग्जाम्पल उसकी 7 हो, तो दैट विल बी एट द 50 परसेंटाइल। इसी तरह अगर 6 हो तो 40 परसेंटाइल, 5 हो 20 परसेंटाइल, इस तरह परसेंटाइल उसकी कम होगी। क्राइटेरिया टू हेल्प डायग्नोसिस हाइपरटेंशन इन 12 year old गर्ल। बच्चों में देखिए, बड़ों में तो हम डायरेक्टली बीपी मेजर करते हैं और उसी के मुताबिक फिर डायग्नोसिस बनाते हैं, लेकिन बच्चों में हम परसेंटाइल के थ्रू डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर मोर देन 95th परसेंटाइल फॉर एज और 6 हो, तो ऐसे बच्चों में हम हाइपरटेंशन को डायग्नोज करेंगे। ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ एडोलेसेंट
she was on 95th percentile for age and sex. What are the following actions should be taken? हमने क्या करना है, कंफर्म साइज इज मोर देन एवरेज फॉर एज एंड सेक्स. ठीक है, ये चार्ट है तो क्लियर नहीं है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी. बस ये वही परसेंटाइज के बारे में बता रहे हैं. अगर ग्रोथ चार्ट पे आपको बता दे कि ये देखे, इस क्वेश्चन में देखा देखे ना, ग्रोथ चार्ट सिमिलर टू द पिक शोइंग नॉर्मल एट बर्थ इंक्रीजिंग बट बिलो द थर्ड परसेंटाइल, यानी थर्ड परसेंटाइल से बिलो है. इसका मतलब क्या है कि फेलर टू थ्राइव, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही. ठीक है, थर्ड परसेंटाइल, फाइव परसेंटाइल से बिलो, बिल्कुल ऐसा ही समझो कि बच्चा इज फेलर टू थ्राइव. टू इम्यून डिजीज के बारे में पढ़ते थोड़ा. पीडियाट्रिक पेशेंट विद टोसिस एंड डिप्लोपिया एंड नी हाइपररिफ्लेक्सिया विद नो फिजिकुलेशन सिम्टम्स वर्स थ्रू द डे एंड improves नेक्स्ट मॉर्निंग. व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी? हमारे साथ एक डिजीज है माइस्थीनिया ग्रेविस. माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होती है, एसिटाइल कोलिन होती है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे होती है. एग्जांपल, ये जो मसल्स की मूवमेंट होती है, एक नर्व के थ्रू मैसेज जाती है, और उस नर्व से जो मसल्स को मैसेज जाती है वो थ्रू एसिटाइलकोलिन होती है. अगर ऐसी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाए बॉडी में जो एसिटाइलकोलिन की रिसेप्टर को ब्लॉक करे, तो उसको हम बोलते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस. ठीक है, और एक दूसरी डिजीज है जिसको हम ईटन लैम्बार्ड सिंड्रोम बोलते हैं. देखिए, दोनों में यही चीज होती है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि माइस्थीनिया ग्रेविस में जब पेशेंट रेस्ट कर लेता है, रेस्ट करने के बाद वो जो स्टेराइल खुलीन खत्म होती है वो दोबारा प्रोड्यूस हो जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है. और ईटन लैम्बार्ड सिंड्रोम में पानी पीने से पेशेंट ठीक होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, ये जो साइन सिम्टम इन्होंने दिए, ये देखिए, ये टोसिस है, डिप्लोपिया है, ब्लरी विजन, यानी मसल्स वीकनेस आपके साथ आएगी. ठीक है, अब अगर एक पेशेंट है वो एक्सरसाइज कर रहा है या चल फिर रहा है, तो एसिटाइल कोलिन की लेवल कम होगी. जब एसिटाइल कोलिन की लेवल कम होगी तो उसमें ये साइन सिम्टम प्रेजेंट हो सकते हैं. अब जब वो रेस्ट करेगा, रेस्ट करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा. और दूसरा पेशेंट है, वो उसको भी ये साइन सिम्टम्स आते हैं, लेकिन जब वो कुछ खाता पीता है तो ठीक हो जाता है. और वो ईटन लेम्बार्ड सिंड्रोम, देखिए नेम से पता चलता है, ईटन ईट से निकला है, लेम्बार्ड लेम से निकला है, जो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, लेम को. तो उसको खाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है. ठीक है, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है. देखिए, ये इन्होंने लिखा है ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर. ठीक है, और आपको मसल वीकनेस की जो साइन सिम्टम्स है वो आपको मिलेगी, हाइपोरिफ्लेक्सिया और हाइपोटोनिया और टोसिस और ये सारी चीजें. नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड पॉजिटिव कवर टेस्ट. कवर टेस्ट क्या होता है, देखिए, हम जब आईज की चेकअप करते हैं ना, अक्सर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं कि एक आंख को बंद करें एक हाथ से और दूसरी आंख से आप सीधा देखें, तो इसको कवर टेस्ट बोलते हैं. एक आंख को बंद करके दूसरी आंख से देखना. स्ट्रैबिस्मस किया है, स्ट्रैबिस्मस इज एक्चुअली अ स्क्वेंट. स्क्वेंट का क्या मतलब, मिस अलाइनमेंट ऑफ द आई. नॉर्मल जो लोग होते हैं उनमें आईज बिल्कुल सीधा होती है. अगर बाद लोगों में कुछ होते हैं ना, वो दाएं तरफ है बाएं तरफ स्क्वेंट होती है. ठीक है, टेढ़े होते हैं. तो अगर स्ट्रैबिस्मस हो, और स्ट्रैबिस्मस की रिस्क फैक्टर क्या है, एम्बाइलोपिया. एम्बाइलोपिया का मतलब क्या है, लेजी आई. ये देखिए इन्होंने लिखा है, ये देखिए, this is important risk for or major concern something is it can cause amblyopia. amblyopia लेजी आई इसलिए बोलते हैं कि ये जो एम्बाइलोपिया है इसमें ब्रेन विल नॉट रिसीव अ मैसेज फ्रॉम द आई. ठीक है, देखिए, जो हमने पढ़ा है या नहीं मुझे तो नहीं याद, मैंने मेरे ख्याल से मेरे पहले सेशन में हमने पढ़ा था, ये जो
आईज होती है ना, इसकी जो नर्व सप्लाई होती है और मस्कुलर जो सप्लाई होती है, तो डायरेक्ट थ्रू ऑप्टिक केनाल ब्रेन को जाती है ना। अगर ब्रेन आपको रिस्पॉन्स ही ना दे और जब आई को कोई ब्रेन से मैसेज ना आ रहा हो, तो आई जिस तरफ भी जाए, जिस तरफ भी जाए, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसको हम एम्बाइलोपिया बोलते हैं। और कवर टेस्ट पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेबिस्मस है। ठीक है। बेबी विद एवी ब्लॉक, एवी ब्लॉक यानी हार्ट ब्लॉक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटरनल कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंटेशन। इसीलिए में आपको हार्ट ब्लॉक मिल सकती है। हार्ट ब्लॉक को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह होती है और ईसीजी पे कौन कौन सी चेंजेस आपको मिलेगी। Active arthritis for months with morning stiffness, 2 hour with X-ray finding, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेथोट्रेक्सेट। देखिए ये जो एसीडी का केस हो, ठीक है, और उसमें आपके पास ये जो ऑटोइम्यून अर्थराइटिस की केस हो, उसमें हम ड्रग कौन सी सेलेक्ट करेंगे? सबसे पहले हमने स्टेरॉइड को चूज करना है। ठीक है, और स्टेरॉइड के साथ दूसरी नंबर पे आपने कौन सी चीज को सेलेक्ट करना है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ स्टेरॉइड। ठीक है, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो ये ऊपर देखें, पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस स्टेरॉइड, अगर वो ना हो क्वेश्चन में आंसर में, फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ मेथोट्रेक्सेट, थर्ड नंबर पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ इजिथोप्राइन यूज कर सकते हैं, या माइकोफेनोलेट। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसको एमटीबी से दोबारा देख लें, वहां पे क्लियर लिखा हुआ है। A child with upper respiratory tract infection then complaining of bleeding from nose, gum and using the treatment is ITP। ITP का मैंने बताया था, एक ट्राइएड होती है, माहा, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, रीनल इन्वॉल्वमेंट प्लस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर इन तीनों के साथ फीवर प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाए तो फिर क्या बन जाती हैं? टीटीपी। ठीक है, अब आईटीपी की ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बताया था। अगर प्लेटलेट्स लेवल मोर देन 30,000 हो, ये देखिए इन्होंने लिखा है, अगर प्लेटलेट्स लेवल मोर देन 30,000 हो तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, अगर लेस देन 30,000 हो तो फिर हम स्टेरॉइड देंगे। अगर लेस देन 30,000 प्लेटलेट्स हो और साथ कोई सर्जरी हो रही हो, मतलब प्लेन हो, सर्जरी की प्लेन हो, या कोई ऐसी और कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में फिर हम स्टेरॉइड भी साथ देंगे। ठीक है, और अगर अनस्टेबल हो पेशेंट, प्लीज उस कंडीशन में हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इन्होंने लिखा है हीमोडायनामिकली इंस्टेबिलिटी, फिर क्या देंगे? प्लेटलेट्स प्लस स्टेरॉइड प्लस आईवीआईजी, ये तीनों कॉम्बिनेशन देंगे। ठीक है, ठीक है। So next year, a 4-year-old girl with history of limping and movement restriction for 2 months, ANA negative. She is otherwise normal। ये तो हमने कल पढ़ा था। ANA पॉजिटिव हो तो हमने आईज की स्क्रीनिंग कब करनी है? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? ANA पॉजिटिव हो तो हमने फिर आईज की स्क्रीनिंग कब करनी है? डॉक्टर जैनब, आपको तो पता होना चाहिए। 6 months तक। ANA पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो तो 3 मंथ्स भी करनी चाहिए, अगर नेगेटिव हो तो 6 मंथ्स में आईज की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? एएनए नेगेटिव, तो आंसर क्या है? एवरी 6 मंथ। यूवेइटिस स्क्रीनिंग इन पेशेंट विद जुवेनाइल idiopathic arthritis, वही क्वेश्चन है। अच्छा, नीचे 3-year-old boy, his mom complained that she noticed blood spotting in the diaper. There was another episode 3 months ago, no abdominal pain or manifestation and examination. Patient looks pale and mucosal dryness. What is the most likely diagnosis? Painless bleeding का मैंने आपको बताया था कि बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? डाइवर्टिकुला। लेकिन
डाइवर्टिकुलोसिस में मैंने आपको रूल ऑफ टू बताया था कि लेस देन 2 इयर्स ऑफ एज में होगी, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 3 इयर्स ओल्ड, तो 3 इयर्स ओल्ड एज ज्यादा हो गई है, तो जुवेनाइल पोलिप भी जस्ट पोलिप बन जाती है और जीआई सिस्टम में स्पेशली फुलान, ठीक है, और ये 3 से 20 एज तक हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस केस बोथ नीज आर्थराइटिस नथिंग एल्स। जुवेनाइल, देखिए वो ऊपर ना जुवेनाइल पोलिप्स है, यानी जस्ट पोलिप्स बन जाती है जीआई में, जीआईटी में, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस है, ठीक है, आर्थराइटिस यानी बोन इन्वॉल्वमेंट हुई है, और कितनी बोन इन्वॉल्वमेंट होगी, ओलिगो आर्थराइटिस होगी, लेस देन 4 जॉइंट्स, ठीक है, और जुवेनाइल आर्थराइटिस का ये क्लिनिकल फीचर्स देखे हैं, रेड स्वोलन जॉइंट मिलेगी आपको, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, और साइनोवियल टेक्निक होगी, फीवर होगी, और साथ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में यूवेइटिस से जितनी भी आर्टरी में डिजीज मिल सकती है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे भी मिल सकती है। और इसके अलावा क्या है, अच्छा, पीडियाट्रिक नी प्लस एल्बो पेन इंक्रीज इन मॉर्निंग, बच्चों में जो देखिए बड़ों में हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस और आर्थराइटिस वगैरह सोच सकते हैं, लेकिन बच्चों में मोस्ट कॉमन काज क्या है, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ये जुवेनाइल एडियोपैथिक आर्थराइटिस एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बस ये याद रखिए कि एक बच्चा है, रेड सोलन जॉइंट है, और लिस्टेड मॉर्निंग स्टिफनेस है, साइनोवियल टेक्निक हो, फीवर हो, और साथ एक्स्ट्रा जॉइंट मैनिफेस्टेशन हो, जो कि सबके सब ऑटोइम्यून डिजीज में आपको मिल सकती है। तो हमारे साथ के जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस, कंटिन्यू करें या बस करें। 62 तक पढ़ लिए हैं, मेरे ख्याल से अभी स्टॉप करेंगे, यहाँ तक काफी है 62 तक, बाकी इंशाल्लाह फिर पढ़ लेंगे। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।